तो अगले दिन हम पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डायरेक्शन, उसके फार्मूले। आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे। इसमें किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये बहुत अच्छा सा डेरिवेशन, छोटा डेरिवेशन है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग आगे हम करते रहेंगे। किसी बिंदु आवेश, एक हम यहाँ पर बिंदु आवेश ले लेंगे, पॉइंट चार्ज इसको कहते हैं, जैसे प्लस क्यू किसी बिंदु O पर रख दिया गया, तो ये बिंदु आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बिंदु O पर रखा ये बिंदु आवेश प्लस क्यू अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उस वैद्युत क्षेत्र में इस O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात करना चाहते हैं बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बिंदु P पर इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण। तो माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु O पर किसी ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश मानेंगे कि बिंदु P पर रखा है। तो इस प्लस Q0 परीक्षण आवेश पर आवेश प्लस Q के द्वारा लगाया गया बल कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। बल कितना होगा, F इक्वल टू उस बल का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K। अगर ये किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है तो यहाँ पर K लिखेंगे। अगर निर्वात या वायु में रहेगा तो K का मान 1 होता है, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू दोनों आवेशों का मल्टीप्लिकेशन Q0 अपान बीच की दूरी डिस्टेंस R का स्क्वायर। ये वैद्युत बल लगेगा इस प्लस Q0 आवेश पर। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तीव्रता की परिभाषा अगले दिन हम पढ़े थे कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं तो देखेंगे कि इस प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 पर बल कितना लगा। यदि लगने वाला बल F हो तो बल F और वहाँ पर रखा परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E कहलाता है। ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा से ये हम जानते हैं, परिभाषा से ये चीज़ जानते हैं, E बराबर हो F/Q0। F क्या चीज़ है, ये कूलाम के अनुसार जो बिंदु P पर रखे Q0 पर लगने वाला बल है उस बल की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर। तो बल की वैल्यू को रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q0 अपान R स्क्वायर और पूरे के बटे में Q0। ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो गया। तो E बराबर क्या बचा, E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K अपनी जगह पर है, Q0 कट चुका है तो Q/R स्क्वायर, Q/R
आर स्क्वायर। ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। प्लस Q आवेश अपने से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 K Q/r स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। यदि बिंदु आवेश प्लस Q निर्वात या वायु में स्थित हो तो निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है, K का मान 1 रख देंगे तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। ये फार्मूला आया। ऐसे जब माध्यम में है, K परावैद्युतांक के माध्यम में, तो तीव्रता का फार्मूला ये होगा। और प्लस Q आवेश यदि निर्वात या वायु में है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। इसकी वैल्यू 9×10⁹ होगी। Q का मान रख करके R का मान, जैसे यहाँ पर हमें मालूम हो कि 100 माइक्रोकुलाम का कोई आवेश रखा है, जैसे कह दें कि 100 माइक्रोकुलाम का कोई आवेश रखा है किसी बिंदु पर O पर, और यहाँ से R दूरी पर यानी कुछ दूरी पर हम 10 सेमी अगर ये दूरी ले लें और जानना चाहें कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो फार्मूला E बराबर ये रखेंगे। तो E बराबर फार्मूला बना लेंगे, E बराबर 1/4πε0 जिसकी वैल्यू 9×10⁹ होगी इंटू Q/r स्क्वायर। Q की वैल्यू 100 माइक्रोकुलाम, 100 माइक्रोकुलाम, माइक्रो को कुलाम में बदल देंगे, -6 मल्टीप्लाई कर देंगे, कुलाम में रखेंगे। और भाई R स्क्वायर 10 सेमी को मीटर में बदल देंगे, 10 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, 9×10⁹ ये हो गया। इसको कर लेंगे 10⁻⁻4 कर लेंगे, 2 10⁻² होगा, ये -6 है, 10⁻⁻4 ये हो गया। 10⁻⁻² है और 10 है, मल्टीप्लाई किए 10 की पावर 1 रहेगी तो ये 10⁻⁻1 होगा। उसका स्क्वायर करेंगे 10 पुनः ये -2 होगा। इसको ऊपर कर दिए तो 9 ये है, 2 ऊपर गया, 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस हो गया, 9 × 10⁻⁷ कितना 7 न्यूटन प्रति कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो हम किसी भी आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल इसमें आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगले दिन ये बताया गया है, दिशा का ध्यान निश्चित रूप में देंगे। हम जानना चाहते हैं कि पॉइंट P पर किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो Q0 पर लगने वाला बल किधर होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, Q0 पर लगने वाला बल इस दिशा में है। तो जिस दिशा में बल उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, P से दूर माने OP दिशा में, O से P की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यदि यहाँ पर -Q आवेश होता तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होगा। उसको निगेटिव नहीं लिखते हैं, केवल डायरेक्शन बदल जाएगी। +Q आवेश है, तीव्रता इतनी ही है, -Q आवेश है, तीव्रता यही होगी। बस अंतर क्या, +Q आवेश है, तीव्रता की दिशा O से P की ओर, और -Q आवेश हो जाए तो तीव्रता P से O की ओर होती है। अगले दिन पढ़े थे, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश से परे होती है, अर्थात दूर होती है। -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश की ओर होती है। तो ये +Q आवेश था, इसके कारण तीव्रता किस दिशा में होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, कैपिटल इस दिशा में होगी। यहाँ पर +Q आवेश है, तीव्रता किस दिशा में होगी, तो तीव्रता ऐसे होगी, कैपिटल ऐसे लगा लेंगे। ये आया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आगे इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अब यदि किसी स्थान पर बहुत से आवेश रखे हों, किसी स्थान पर बहुत से आवेश रखे हों, Q1 Q2 कई आवेश हों, जैसे किसी स्थान पर Q1 आवेश है, +Q1 है, कहीं पर +Q2 है, कहीं पर +Q3 है, ऐसे बहुत से आवेश हों और हम जानना चाहते हैं कि इनके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी।
तो इसके लिए Q1 आवेश के कारण हम P पर तीव्रता निकालेंगे और डायरेक्शन के साथ उसको दिखा देंगे कि इसके कारण तीव्रता इधर होगी, ऐसे ये आ गई। E1 मान लिए, E1 मान लिए। Q2 आवेश है, इस Q2 आवेश के कारण तीव्रता किधर होगी, तो Q2 आवेश को मिला दिए प्लस आवेश अगर ये है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, E2 आ गई। ये Q3 आवेश है, इसको मिला दिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे इधर आ गई, ऐसे ये तीव्रता इधर आ गई, E3 आ गई, E3 आ गई। अगर कहीं माइनस ये Q4 आवेश होता तो इसके कारण इस बिंदु पर निकालना है तो तीव्रता इसी दिशा में आ जाएगी, ये आपकी E4 आ गई ऐसे। तो हम किसी स्थान पर कई आवेश Q1, Q2, Q3 ऐसे स्थित हों तो उन आवेशों के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, इन आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यानी इस आवेश के कारण तीव्रता E1 आ गई, इसके कारण E2, इसके कारण E3, इसके कारण E4 आ गई। ये E1, E2, E3 की डायरेक्शन से दिखाएंगे इसको और इनका वेक्टर सम करेंगे, बीज गणितीय जोड़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि E1, E2, E3, E4 सबको एक में जोड़ देंगे, वेक्टर नियमों का पालन करते हुए इनका परिणामी निकालेंगे, सदिश योग करेंगे तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मिलेगी। वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये सदिश योग करेंगे। इनका न्यूमेरिकल देख करके आगे हम लोग समझेंगे। तो किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या है, इन आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के वेक्टर सम के बराबर होती है। परिणामी तीव्रता E बराबर इनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर। इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता इन आवेशों के द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं से प्रभावित नहीं होती है। अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं और सबका वेक्टर जोड़ कर देंगे और आपको परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। तो ये निश्चित रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। आगे एक हेडिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक हेडिंग आज हम लोग पढ़ने हैं हमें सतत आवेश वितरण। इसको ध्यान दें थोड़ा। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, इसमें कुछ हम समझेंगे। सतत आवेश वितरण, यदि आवेश एक बिंदु आवेश के रूप में न हो, एक पॉइंट चार्ज के रूप में न हो, बल्कि वह आवेश किसी आकृति पर वितरित हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, दूर तक फैला हुआ हो, तो ऐसे आवेश वितरण के कारण हम जानना चाहते हैं कि कोई बिंदु आवेश है तो उस पर बल कितना लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए continuous charge distribution. Electrostatic force on a point charge due to a continuous charge distribution. तो यदि आवेश का वितरण कहीं पर आवेश कहीं फैला हुआ है तो उसके कारण किसी बिंदु आवेश पर बल कितना लगता है, इसका फार्मूला हम देखेंगे यहाँ। इसके पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर ये कोई आवेश प्लस Q है या Q1 है, दूसरा आवेश यहाँ प्लस Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, तो इन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को हम कूलाम के नियम का प्रयोग करके ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यदि ये प्लस Q1 आवेश कहीं पर इस तरह से वितरित हो, ऐसी कंडीशन में हम जानना चाहें कि इसके कारण यहाँ पर बल कितना लगेगा, इसे कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात
नहीं किया जा सकता है। इसको एक अलग नियम से, कूलाम के नियम का सहारा लेकर के एक अलग सूत्र का हम डेरिवेशन करेंगे, जिसकी सहायता से हम इस आवेश वितरण के कारण इस आवेश Q2 पर लगने वाले बल को जानेंगे। तो अब जब आवेश वितरण की बात आई तो आवेश का वितरण 3 तरह का है। 3 तरह के वितरण को समझेंगे हम लोग। एक है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे होता है? जैसे एक हमने ले लिया पतला सा तार, बिल्कुल पतला तार, टेढ़ा मेढ़ा किसी भी आकृति का हो सकता है। एक हमने तार ले लिया और ये तार इस तरह का हो गया कोई तार। अब यदि इस तार को चार्ज किया जाए, इसको आवेश दिया जाए, तो दिया जाने वाला आवेश इस तार की पूरी लंबाई पर एक समान रूप में फैल जाता है। पॉजिटिव निगेटिव जो भी चार्ज दिया जाए ये पूरी लंबाई पर फैल गया। तो यदि इसकी पूरी लंबाई पर, तार की पूरी लंबाई पर कोई आवेश इस तरह से एक रेखा के रूप में वितरित होता है, फैल जाता है, तो इस तरह के वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर इस तार की लंबाई L के बराबर ले ली जाए और इस पर वितरित आवेश Q के बराबर हो, तो इस तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या चीज? लंबाई कितनी L, कितना आवेश फैला Q, L लंबाई पर आवेश फैला Q, तो इसकी एकांक लंबाई पर कितना Q बटे L। L लंबाई पर कितना आवेश Q, तो एक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर आवेश कितना Q बटे L। इसको क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर Q बटे L। L लंबाई पर आवेश Q, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? Q बटे में L। इसके लिए यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। एक तरह का वितरण ये हो गया। दूसरे तरह का वितरण है जिसको हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण ये दूसरे तरह का। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पृष्ठ आवेश वितरण, यदि दिया गया आवेश जो Q है वो किसी पृष्ठ पर फैला हो, ऐसे एक कोई पृष्ठ ले लिया जाए और इसे आवेश दिया जाए, ये आवेश यदि इस पृष्ठ पर एक समान रूप में ऐसे फैल जाता है, तो ये पृष्ठ आवेश, पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो जाना पृष्ठ आवेश वितरण है। यदि इसका क्षेत्रफल कैपिटल A हो और इस पर जो वितरित आवेश है वो प्लस Q हो, तो ये प्लस Q आवेश कितने क्षेत्रफल पर फैल गया है? A क्षेत्रफल पर। A क्षेत्रफल पर वितरित आवेश Q है, तो एकांक पर कितना होगा? Q बटे A। इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। ऐसे इसको सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, तो ये सिग्मा बराबर Q बटे में A। किसी क्षेत्रफल पर आवेश वितरित हो जाएगा तो वह पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा तो ये पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे हमने एक गोला ले लिया, एक गोला, जिस गेंद के आकार में एक गोला ले लिया और उस गोले को, खोखला गोला है, उस गोले को आवेश दे दिया जाए तो वह दिया जाने वाला आवेश गोले के पूरे पृष्ठ पर अर्थात 4 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैल जाएगा। तो सिग्मा बराबर हम लिख लेंगे Q अपान 4 पाई r स्क्वायर। कैपिटल A क्षेत्रफल है, अगर गोला है, गोले पर पूरा फैल गया, गोले के पूरे पृष्ठ पर फैल गया तो Q अपान 4 पाई r स्क्वायर, ये सिग्मा है। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसकी वैल्यू सिग्मा बराबर Q बाई A, इसकी मात्रक इसका लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। Q का कूलाम, A का मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये दूसरे तरह का वितरण हो गया पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरे प्रकार का है आयतन आवेश वितरण।
ये है आयतन आवेश वितरण। 3 प्रकार का वितरण है ये आयतन, वॉल्यूम, चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे यदि दिया गया आवेश पूरे आयतन में फैल जाए, गोला है तो गोले के पूरे आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब आयतन गोले का है, उस पूरे आयतन में किसी घन के, किसी वस्तु के पूरे आयतन में आवेश का वितरण हो जाए, तो पूरे आयतन में आवेश का वितरण जब हो जाएगा, इसके पूरे आयतन में जब आवेश का वितरण हो जाएगा किसी घन के, तो हम पूरे आयतन को कैपिटल V माने। दिया जाने वाला आवेश यदि Q है, अगर Q आवेश पूरे आयतन V में फैला तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा Q/V होगी। इसे हम आयतन आवेश घनत्व, Q/V को आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इस तरह का वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। इसको रो से प्रदर्शित करेंगे, मात्रक इसका कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा। ये 3 बातों को हमने समझ लिया। 3 प्रकार का वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो अब हमें चूंकि पढ़ना क्या है, सतत आवेश वितरण के कारण, तो 3 प्रकार का ये वितरण है। ये सतत आवेश वितरण है कि लंबाई पर है तो रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ पर है तो पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन में है तो आयतन आवेश वितरण। इस प्रकार के आवेश वितरण के कारण जानना चाहेंगे कि किसी आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा। यानी इस तरह का अगर आवेश का वितरण है तो इस तार के कारण किसी बिंदु पर कितना बल लगेगा। अब तक हम किसी Q आवेश के कारण किसी दूसरे Q आवेश पर बल निकालते थे, लेकिन यदि आवेश ये वितरित है तो इसके कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा। इस तरह के पृष्ठ पर कोई आवेश फैला हुआ है तो ये किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा। इस तरह के पूरे आयतन में कोई आवेश फैला है तो ये किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा। तीनों का डेरिवेशन सेम है। ये रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण था। तो अब हम थोड़ा सा एक रेखीय आवेश वितरण के कारण देखेंगे कि बल कितना लगता है किसी बिंदु पर। हम एक डेरिवेशन ध्यान से देख लेंगे, दूसरे और तीसरे डेरिवेशन उसी पैटर्न पर आप खुद स्वयं कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे रेखीय आवेश वितरण के कारण स्थिर वैद्युत बल। किसके कारण? रेखीय सतत आवेश जो था, तो अब हम लेने जा रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, वितरण के कारण यही चीज, किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, ये हेडिंग बन जाएगी। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा, ये पहला डेरिवेशन हम समझते हैं। एक डेरिवेशन समझ लिए तो दूसरा तीसरा डेरिवेशन स्वतः आप कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने मान लिया इसमें कि एक तार है, एक पतला तार है, उस पर Q आवेश फैला हुआ है, तार की लंबाई L है, तो L लंबाई पर तार की कितना आवेश फैला, Q आवेश। इसको ऐसे फिगर में दिखा दिए, ऐसे कोई ले लिए तार। तो एक तार हमने ले लिया, इस तार पर इस तरह का Q आवेश फैला है, इसकी पूरी लंबाई पर, L लंबाई पर आवेश कितना फैला है, Q के बराबर आवेश फैला है। जानना चाहते हैं कि इस आवेश वितरण के कारण इस तार से कोई बिंदु ले लिया जाएगा P, तो इस बिंदु P पर कोई बिंदु आवेश Q0 धन परीक्षण आवेश हमने मान लिया Q0 रखा है। तो इस आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण यहाँ पर बल कितना लगेगा। एक बिंदु पर था कोई आवेश तो उसके कारण यहाँ निकालना आसान था, कूलाम के नियम से निकालते थे, लेकिन आवेश वही Q जो है लेकिन ये फैला हुआ है, ये वितरित है तार पर, तो इसके कारण इस बिंदु पर बल कितना लगेगा, इसको निकालना है हमें यहाँ पर, समझेंगे इसको। तो हमने माना एक L लंबाई का तार, इस पर आवेश Q फैला हुआ है। अब कुछ मानेंगे, ये इस तरह मान लिए, ये मूल बिंदु O हो गया, और हमें इस तार के कारण बिंदु P पर, ये बिंदु मानेंगे P है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बल्कि वैद्युत बल की गणना हमें करनी है।
जिस तार पर फैला हुआ आवेश है उस तार को मानेंगे कि इसका निर्माण अवयवों से मिलकर के हुआ, छोटे छोटे अल्पांशों से, छोटे छोटे भागों से मिलकर हुआ। जैसे एक ये तार है तो इस तार का निर्माण इन छोटे छोटे भागों से, इस तरह के छोटे छोटे भागों से मिलकर के हुआ। इसमें से एक छोटा सा जो भाग है, कोई एक छोटा सा भाग, इसको हम मानेंगे DL के बराबर है। ये DL इस तरह से ले सकते हैं या DL आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये DL के बराबर एक छोटा सा भाग है। तो पूरी लंबाई पर आवेश फैला हुआ है, L लंबाई पर आवेश Q, तो एकांक लंबाई पर Q/L होता है। हम मान सकते हैं कि रेखीय घनत्व इस तार का, जिस तार पर ये Q आवेश फैला है, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये मान लिए कि माना रेखीय आवेश घनत्व कितना है, तो इस तार पर रेखीय आवेश घनत्व कितना हमने मान लिया लैम्डा। तो लैम्डा माने एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा फैला है। यदि इस तार का निर्माण छोटे छोटे अवयवों से मिलकर के हुआ है, एक अवयव छोटा सा हम यहाँ पर लेते हैं जिसको DL मानते हैं, तो इस DL अवयव पर कितना आवेश होगा, एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, तो इस DL एलिमेंट पर आवेश होगा लैम्डा इंटू DL। इस आवेश को DQ से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने मान लिया इस तार का निर्माण बहुत से अवयवों से हुआ, एक छोटा अवयव DL है। इस DL के हिस्से पर कितना आवेश आया, पूरा आवेश तो Q था, लेकिन इस DL पर कितना आया आवेश, छोटा सा आवेश DQ, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, तो DL एलिमेंट पर आवेश होगा लैम्डा इंटू DL, तो DQ की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू DL। अब हमें इस DQ जो DL एलिमेंट पर आवेश DQ है, इसके कारण Q0 पर वैद्युत बल निकालना चाहते हैं, तो इसे हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। अब मान लेंगे, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष जो ये DL एलिमेंट है जिस पर DQ आवेश है, इसका स्थिति वेक्टर R1 है, और P बिंदु पर जो आवेश Q0 है इसका स्थिति वेक्टर R2 है। ऐसे यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन हम मान लें, अगर ये वेक्टर ये है तो इस वेक्टर का मान हम जानना चाहें R21 इसको कहेंगे, ये वाला वेक्टर R21 कहेंगे। इस वेक्टर R21 की वैल्यू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होती है। डायरेक्शन इसकी इससे इस दिशा में होगी, डायरेक्शन इसकी जो एलिमेंट DL था उससे P की दिशा में होगी। इसका परिमाण क्या होगा, इस वेक्टर R21 का परिमाण क्या होगा, तो इसका परिमाण होगा मॉड ऑफ वेक्टर R21, या इसको हम R21 लिख सकते हैं। जो वेक्टर R21 है तो इसका परिमाण माने यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, अगर ये वेक्टर R21 है तो इसका मैग्नीट्यूड परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर R21 या R21 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमें मालूम हो गई है। अब ये हमें पता चल गया है कि ये रेखीय आवेश घनत्व जिस पर लैम्डा जिस तार का था उस पर एलिमेंट जो लिए एलिमेंट DL एलिमेंट पर आवेश की मात्रा DQ जिसकी वैल्यू लैम्डा इंटू DL। अब इस DL जो एलिमेंट है इसके आवेश DQ के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत बल जानना चाहते हैं, तो कूलाम के नियम के आधार पर जान सकते हैं कि उस बल का मान क्या होगा। इस बल को लेंगे DF। क्यों DF लेंगे, क्योंकि ये छोटे से चार्ज के कारण हम यहाँ पर बल निकाल रहे हैं। हमें तो पूरे रेखीय आवेश वितरण जिस पर आवेश Q फैला उसके कारण वैद्युत बल निकालना है। तो DL एलिमेंट वाले अवयव के कारण इस पर लगने वाला बल हम DF से रिप्रेजेंट कर दिए। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू मल्टीप्लिकेशन दोनों आवेशों का, तो दोनों आवेश में एक आवेश यहाँ कितना DQ, वहाँ पर आवेश Q0, तो इनका मल्टीप्लिकेशन Q0 इंटू DQ ऐसा कुछ कर सकते हैं। अपान बीच की डिस्टेंस यहाँ से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड R21, तो यहाँ पर R21 का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगी, इससे इस दिशा में वेक्टर R21 की डायरेक्शन में, इसको हम चाहें तो यूनिट वेक्टर R21 लिख सकते हैं। कूलाम के नियम को सदिश रूप में हम पढ़े थे। अगर यहाँ पर वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर R21 लिखेंगे तो यहाँ R21 का क्यूब हो जाएगा।
क्योंकि यूनिट वेक्टर r21 को हम पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर r21 बराबर वेक्टर r21 अपान r21। अगर इस यूनिट को वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ क्यूब हमें करना पड़ेगा। तो df बराबर इतने के बराबर बल लगा, यूनिट वेक्टर r21 यहाँ से इस डायरेक्शन को शो करता है। तो ये तो इस dq चार्ज के कारण जो एलिमेंट था उसके कारण बल निकला, हम पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण बल निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसी का हम समेशन करेंगे या इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी कह देंगे कि संपूर्ण आवेश वितरण के कारण इस पूरे तार के आवेश के कारण लगने वाले बल की वैल्यू क्या होगी, तो लगने वाले बल की वैल्यू होगी वेक्टर एफ बराबर, इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर यल लगा देंगे और ये आएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 dq की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर इंटू dq की वैल्यू कितनी, लेमडा इंटू dl, लेमडा dl ये वैल्यू पुट कर लिए अपान r21 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r21। हमने dq की वैल्यू केवल पुट किया है, एक लाइन और इसको बना देंगे, वेक्टर f इक्वल टू ये Q0 बाहर, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना, और इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल L पर, और इसकी वैल्यू को लिख देंगे लेमडा यूनिट वेक्टर r21 अपान r21 का स्क्वायर इनटू dl। ये dl एलिमेंट चूँकि यल कैपिटल यल में लिए थे तो यहाँ भी हम कैपिटल यल में ही रखेंगे, तो ये dl, ये फार्मूला आ गया इस तरह से। इस फार्मूले को हम अभी यहीं रखेंगे, बिल्कुल हम दिखाएंगे कि इसी तरह से हम पृष्ठ आवेश वितरण के कारण जो बल है उसकी गणना हम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आएगा, जहाँ पर लेमडा है वहाँ पर सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व होता है तो लेमडा की जगह सिग्मा हो जाएगा, सेम फार्मूला रहेगा। और आयतन आवेश वितरण रहेगा तो लेमडा की जगह पर रो हो जाएगा। तो कैसे, एक बार और इसको हम देख लेते हैं अब पृष्ठ आवेश वितरण पर, उसके द्वारा समझ लेते हैं। तो सेम प्रोसेस ऐसे, इस बार देखें पृष्ठ आवेश वितरण के कारण जो रेखीय आवेश वितरण था, अब इसकी जगह पर हम पृष्ठ आवेश वितरण रख लेंगे। पृष्ठ आवेश वितरण ये दूसरा, बिल्कुल सिंपल सी बात रहेगी, ऐसे ही चलेगा डेरिवेशन इसका। तो इसका फिगर एक बार समझ लेते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण की बात करते हैं, हमने एक पृष्ठ मान लिया, एक ये पृष्ठ हो गया कोई जिस पर आवेश फैला हुआ है, हमने क्षेत्रफल कैपिटल A ले लिया, ये पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल A है, इस पर आवेश फैला हुआ है। कितना आवेश फैला हुआ है, प्लस Q आवेश फैला हुआ है। कितना आवेश, तो प्लस Q आवेश इस पर फैला हुआ है। पृष्ठ आवेश घनत्व इसका क्या मानेंगे, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मानेंगे सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी, Q/A, ऐसे पढ़े हैं हम। इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण यहाँ से किसी बिंदु पर स्थित P बिंदु पर हम Q0 बिंदु आवेश प्लस Q0 बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है, इस पर लगने वाला बल निकालना चाहते हैं। इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण इस बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश पर बल कितना लगेगा, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। अगली बार जैसे हम कहे कि इसका पूरा क्षेत्रफल कैपिटल A के बराबर है, हम यहाँ पर बिंदु P पर तीव्रता निकालने के लिए ऐसा मानेंगे कि इस पृष्ठ का निर्माण छोटे छोटे अवयवों से हुआ, एक छोटा सा अवयव यहाँ पर इसी तरह का ले लेंगे और ये मान लेंगे कि इस छोटे से अवयव का क्षेत्रफल कैपिटल dA है। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है जो सिग्मा है। तो बताओ कि dA क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, तो सिग्मा इंटू dA। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कैपिटल ये सिग्मा के बराबर, तो dA क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू dA। इसको क्या कहेंगे, सिग्मा इंटू dA, इसको क्या कहेंगे, इस छोटे से भाग पर आवेश का मान, इस छोटे से आवेश पर भाग का जो मान आएगा उसको dq से रिप्रेजेंट किए थे। जैसे यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व माने थे लेमडा, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व को मान लिए हैं, क्या चीज़, पृष्ठ आवेश घनत्व।
कितना बराबर सिग्मा। ठीक, तो एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा, तो डीएल लंबाई लिए थे तो उस पर आवेश लेमडा डीएल जिसको डी क्यू किए थे। वैसे ही एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा, तो डीए क्षेत्रफल पर आवेश कितना, तो सिग्मा डीए, इसी को डी क्यू के बराबर हमने मान लिया। इस डी क्यू आवेश के कारण यहाँ पर लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से अब ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए पुनः हम निकाल लेते हैं। ऐसे हमने मान लिया मूल बिंदु हो गया, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष जो अवयव लिया गया है, इस अवयव का स्थिति वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर r1 है, और बिंदु P का स्थिति वेक्टर r2 है। इसकी डायरेक्शन पुनः r21 वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी इस तरह से। अब हम जानना चाहते हैं कि ये dq आवेश है, तो इसके कारण q0 पर बल कितना लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से dF बराबर सेम वैल्यू आएगी, dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेशों का गुणनफल फिर वही q0 इंटू dq। यहाँ का आवेश dq है, बट दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ की दूरी वही r21 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r21, ऐसे हो गया। तो ये तो इसके कारण यहाँ पर लगने वाला बल है। यहाँ पर dq की वैल्यू हम रखना चाहें तो एक लाइन और बढ़ा करके लिख सकते हैं, dF इक्वल टू, इसको इसके साथ बना लें तो q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू dq की वैल्यू रख लेंगे कितना, तो dq की वैल्यू सिग्मा dA/r21 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r21 ऐसे। तो ये तो छोटे से अल्पांश के कारण, छोटा सा जो अवयव था इसके कारण बल निकला। अब पूरे पृष्ठ आवेश वितरण के कारण हम बल निकालना चाहते हैं, तो वह बल आएगा F इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना है, सरफेस पर करना है, पृष्ठ पर करना है, यहाँ पर A लगा देंगे, A हो गया, और इस वैल्यू को पुट कर लेंगे q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा dA/r21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर r21। बाहर करें तो F इज इक्वल टू q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एरिया पर जैसे लेमडा था वैसे यहाँ सिग्मा रहेगा, यूनिट वेक्टर r21 ऐसे r21 का स्क्वायर, और यहाँ dA, ये सरफेस पर आ गया। बिल्कुल जैसे ये डेरिवेशन था वैसे ही यहाँ पर ये डेरिवेशन हमारा आ गया। अब ऐसे ही हमें आयतन पर निकालना है। यदि हमें आयतन पर निकालना है तो आयतन के लिए कैसे करें, पृष्ठ वाले को देखते रहें। आयतन पर कैसे निकालें, आयतन पर निकालना है तो मान लेंगे कि माना आयतन आवेश घनत्व, आयतन यहाँ हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व कितना, तो उसको मानेंगे रो मानना है उसको, आयतन आवेश घनत्व को हमें रो मानना है, रो मान लिए ऐसे। अब उसको बनाना है तो हमने कोई वस्तु ले लिया, इस तरह से कोई वस्तु ले लिया जिसके पूरे आयतन में आवेश ऐसा मान लेंगे कि फैला हुआ है, पूरे आयतन में इसके आवेश फैला है, जिसका घनत्व रो के बराबर है। हम इसके कारण किसी बिंदु पर जानना चाहते हैं बल कितना लगेगा, इस बिंदु P पर बल कितना लगेगा, तो यहाँ पर एक हम dV के बराबर कल्पना कर देंगे कि एक छोटा सा अवयव, जैसे तार की लंबाई L थी तो एक अवयव DL लिए, यहाँ पर क्षेत्रफल कैपिटल A था तो अवयव DA लिए, वैसे पूरा आयतन भी है तो अवयव dV लेंगे। तो इस dV अवयव पर कितना आवेश की मात्रा होगी, तो dV अवयव पर आवेश की मात्रा dQ बराबर कितना, जिस तरह से रो dA, जिस तरह से लेमडा dL, वैसे ही क्या होगा यहाँ पर रो dV, ये आवेश हो गया। अब इसके कारण यहाँ पर बल निकालना है, मूल बिंदु O मानेंगे, इसके स्थिति वेक्टर को r1 मानेंगे, इसके स्थिति वेक्टर को r2 मानेंगे, ये वेक्टर r21 आया, फिगर सबका सेम है। अब इसके कारण बल निकालना है तो बल बिल्कुल इसी तरह से dF इक्वल टू 1/4 पाई, फार्मूला वहीं से हम देख लेंगे। तो dF बराबर कितना,
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 dQ अपान ये R21। बस dQ की वैल्यू जो वहाँ पर थी उसके बदल करके रो डी भी कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया ये रो डी भी आ गया, ऐसे आ गया। तो ये तो इस अवयव के कारण बल है। पूरे वितरण के कारण बल निकालना है तो F = Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर रो डी भी ऐसे आया। Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन बाहर हो गया तो यहाँ पर आया आपका रो और यूनिट वेक्टर R21 अपान R21 स्क्वायर और यहाँ का आपका dA की जगह पर आ गया डी भी। ये आयतन आवेश वितरण के कारण बल आया। तो बच्चों आज हम लोग पढ़े किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल और फिर सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, जो कूलाम के नियम के सहारे हमने कुछ अलग प्रोसेस से इस इंटीग्रेशन मेथड का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के वितरणों के कारण बल की गणना हमने किया है। अगले दिन का क्लास हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। धन्यवाद।